कल्पना कीजिए, एक घर है, उस घर की छत बुरी तरह टपक रही है। बिल्कुल, और शायद बैंक ने कुर्की का नोटिस भी दरवाजे पर चिपका दिया है। हाँ, और घर के अंदर के सदस्य भी एक दूसरे से भयानक तरीके से लड़ झगड़ रहे हैं। मतलब स्थिति पूरी तरह से बेकाबू है। एकदम बेकाबू। अब सोचिए कि उसी घर का मालिक अचानक बाहर सड़क पर निकलता है और मोहल्ले के दो सबसे बड़े और खतरनाक गुंडों के बीच चल रही गोलीबारी को शांत करवा देता है। अरे बाप रे। हाँ, और पूरे मोहल्ले की सुरक्षा का जिम्मा वो अपने सिर ले लेता है। ये सुनने में एकदम असंभव और बेतुका लगता है ना? कोई भी यही सोचेगा कि जो इंसान अपना घर नहीं संभाल पा रहा, वो बाहर की दुनिया को क्या रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी यही माना जाता है कि बिना मजबूत घरेलू नींव और आर्थिक स्थिरता के कोई भी देश दुनिया के मंच पर कुछ खास नहीं कर सकता। सही बात है। एक दिवालिया देश कभी ग्लोबल पीस मेकर या शांति दूत नहीं बन सकता। हमारा पारंपरिक ज्ञान तो यही कहता है। लेकिन 2026 की शुरुआत में दक्षिण एशिया में जो हुआ, उसने इस पूरी थ्योरी को ही उलट कर रख दिया। हाँ, और इसी भू राजनीतिक पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारे पास बहुत ही ठोस सामग्री है। मैं विकिपीडिया के विस्तृत संकलनों और BTI 2026 की पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट को देख रहा था। और इसके साथ ही हमारे पास द फ्राइडे टाइम्स, साउथ एशिया जर्नल, द नेशन, द वायर और ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन के रिसर्च पेपर्स भी हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे एक ऐसा देश जो भयंकर आर्थिक संकट, भयानक महंगाई और सीमा पर गृह युद्ध जैसी स्थिति से जूझ रहा था, वो अचानक अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक मध्यस्थ बनकर उभर गया। और ये सिर्फ कूटनीति के जानकारों के लिए नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बंद कमरों में होने वाली इस कूटनीति का हम सबसे क्या लेना देना है। हाँ, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े देशों में ठनती है तो इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ता है। बिल्कुल। मध्य पूर्व में अगर युद्ध छिड़ता है तो उसका सीधा नतीजा हमारे आसपास के पेट्रोल पंप पर मीटर के तेजी से भागने के रूप में दिखाई देता है। तो दुनिया के तारणहार बनने की इस कहानी पर जाने से पहले हमें उस टपकती हुई छत वाले घर के अंदर झांकना होगा। मतलब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आंतरिक स्थिति समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं द फ्राइडे टाइम्स और द नेशन की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और मुझे लगा जैसे किसी आर्थिक और राजनीतिक प्रेशर कुकर का वर्णन किया जा रहा हो। हाँ, मध्य पूर्व के संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आया था। मुझे बताइए, जब हम आर्थिक संकट की बात करते हैं तो जमीन पर आम आदमी के लिए कितना भयानक था? भयानक शब्द भी शायद कम पड़ जाए। मतलब कल्पना कीजिए कि एक आम इंसान सुबह उठता है और पाता है कि पेट्रोल की कीमत में एक ही रात में 137 रुपए 24 पैसे का इजाफा हो गया है। एक मिनट, 137 रुपए रातों रात? हाँ, ये लगभग 66% की सीधी छलांग थी। पेट्रोल 458 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया था। अरे बाप रे! और इतना ही नहीं, हाई स्पीड डीजल जो पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की रीढ़ होता है, वो 184 रुपीस 49 पैसे बढ़कर सीधा 520 रुपए के पार हो गया। लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था इतने बड़े झटके को कैसे सह सकती है? मतलब मैं रिपोर्ट्स में एक शब्द बार बार पढ़ रहा था, PDL या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। हाँ, द फ्राइडे टाइम्स ने भी इसका जिक्र किया है। तो आम समझ के लिए ये बताइए कि जब जनता पहले ही त्रस्त है तो सरकार जानबूझकर ये टैक्स या लेवी क्यों बढ़ाएगी? इसे ऐसे समझें, जब देश का मैक्रो इकोनॉमिक ढांचा पूरी तरह चरमरा जाता है तो फैसले जनता की भलाई के लिए नहीं लिए जाते। तो फिर किसके लिए लिए जाते हैं? कर्जदाताओं की शर्तों पर। BTI 2026 की रिपोर्ट बताती है कि देश पर 138 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। 138 अरब डॉलर, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, और सरकार के पास अपनी देनदारियां चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा थी ही नहीं। उन्हें IMF से बेलआउट पैकेज चाहिए था। अच्छा, तो IMF की शर्त थी ये सब? हाँ, IMF की स्पष्ट शर्त थी कि अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ। इसलिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाना सरकार की एक हताश मजबूरी थी, ताकि ये पैसा सीधे खजाने में जाए और वे अपने विदेशी कर्जदाताओं को संतुष्ट कर सकें। बिल्कुल सही। लेकिन इसका जो क्रमिक प्रभाव हुआ वो तो पूरी अर्थव्यवस्था को ही निगल गया होगा। जब डीजल 520 रुपए का हो जाए तो खेत से मंडी तक सब्जी लाने का खर्च भी तो बढ़ जाता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और बेरोजगारी 24% पर पहुंच गई थी। गरीबी दर 29% को पार कर चुकी थी। तो ऐसे में तो लोग सड़कों पे उतर ही आएंगे। बिल्कुल उतरे।
जमाते इस्लामी और आम जनता ने भारी विरोध प्रदर्शन किए। महंगाई बेकाबू हो चुकी थी। तो इसके जवाब में सरकार ने क्या किया? क्या उन्होंने कोई राहत दी? उन्होंने 2 व्हीलर वालों को महीने में 20 लीटर तक के लिए 100 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने की घोषणा की। बस इतना ही? हाँ, और छोटे किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ की राहत दी। तो क्या इस मामूली राहत से सड़कों पर भड़का हुआ गुस्सा शांत हुआ? बिल्कुल नहीं। ये तो गहरे घाव पर एक छोटी सी पट्टी बांधने जैसा था। जब पूरी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही हो तो इन सब्सिडियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही बात है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें हम MNCs कहते हैं, वे देश छोड़कर भागने लगी। हाँ, विदेशी कंपनियों का व्यापार समेटना ये दिखाता है कि वैश्विक भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। और शायद यही वजह है कि जब राजनेता अर्थव्यवस्था को संभालने में फेल हो गए तो कोई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। BTI रिपोर्ट इस पर बहुत जोर देती है कि 2024 के विवादित चुनावों के बाद सैन्य प्रतिष्ठान ने अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया था। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने SIC का इस्तेमाल किया। ये SIC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल असल में क्या है? मैं इसे थोड़ा समझना चाह रहा था। देखिए, SIC असल में एक ऐसा ढांचा है जिसने नागरिक सरकार के अधिकारों को काफी हद तक सीमित कर दिया है। मतलब सेना सीधे अर्थव्यवस्था चला रही है? एक तरह से हाँ। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें शीर्ष सैन्य अधिकारी सीधे तौर पर आर्थिक नीतियां तय करते हैं। विदेशी निवेश लाना, बड़े प्रोजेक्ट्स पास करना, ये सब अब इस काउंसिल के हाथ में है। और असहमति को दबाने के लिए सेंसरशिप का भी भारी इस्तेमाल हुआ है ना? हाँ, VPN और कई प्रमुख इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि लोग अपना विरोध ऑनलाइन दर्ज न कर सकें। इस पूरी आर्थिक बदहाली को अगर हम एक अलग चश्मे से देखें तो पड़ोसी देश के साथ इसका अंतर काफी चौंकाने वाला है। आप भारत की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा पेश करती है। वे द ग्रेट इकोनॉमिक डाइवर्जेंस की बात करते हैं। ये आंकड़ा वाकई ध्यान खींचने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2024 के एक दशक में जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय में 74% की भारी वृद्धि हुई, वहीं पाकिस्तान में ये वृद्धि सिर्फ 11% रही। ये उस विरोधाभास की पहली परत है। एक देश आर्थिक रूप से आसमान छू रहा है और दूसरा संघर्ष कर रहा है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जब कोई देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो रहा होता है तो अमूमन वो अपने संसाधन बचाता है। बिल्कुल, वो बाहरी झमेलों से दूर रहता है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने पड़ोसियों से ही मोर्चा खोल लिया। क्या एक दिवालिया अर्थव्यवस्था एक साथ 2 बड़े सैन्य ऑपरेशंस का खर्च उठा सकती है? तार्किक रूप से तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व की लड़ाई में तर्क अक्सर पीछे छूट जाते हैं। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी के क्रेडिट कार्ड की लिमिट पार हो चुकी है, बैंक रिकवरी एजेंट दरवाजे पे खड़े हैं और वो इंसान अपने 2 पड़ोसियों पर भारी भरकम मुकदमा ठोक दे। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही। जनवरी और फरवरी 2026 में पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमाओं पर हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए थे। मैं विकिपीडिया का विस्तृत डेटा देख रही थी। अच्छा, उसमें क्या है? बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बहुत बड़ा और समन्वित हमला किया था जिसे उन्होंने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 नाम दिया। तो इसके जवाब में सेना ने क्या किया? पाकिस्तानी सेना को ऑपरेशन रद उल फितना 1 शुरू करना पड़ा। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण पैमाने का सैन्य अभियान था। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई दिनों तक पूरे प्रांत में इंटरनेट और रेल सेवाएं ठप रहीं। बिल्कुल, सेना को भारी तोपखाने और हवाई मदद का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन मुसीबत सिर्फ दक्षिण पश्चिम में नहीं थी। उसी समय पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ भी एक सीधा टकराव शुरू हो गया था। हाँ, फरवरी 2026 के अंत में मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान ने सीधे अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी, नांगरहार, पख्तिका और खोस्त प्रांतों में। उनका दावा था कि वे TTP और ISIS के आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। और जाहिर अफगान तालिबान इसे बर्दाश्त करने वाला तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी चौकियों पर भारी गोलाबारी हुई है ना? हाँ, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने एक और बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, ऑपरेशन खजब लिल हक। ये नाम ही अपने आप में इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है। इसमें हवाई और जमीनी दोनों तरह के हमले शामिल थे। दोनों तरफ से भारी मौतों के दावे भी किए गए। लेकिन यहाँ एक बात जो बहुत खटकती है वो ये कि इतने बड़े युद्ध की कोई साफ तस्वीर दुनिया के सामने क्यों नहीं आ पा रही थी?
क्योंकि यहाँ दोनों तरफ सूचनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब सेंसरशिप? हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान की खुफिया एजेंसी ने अफगान मीडिया पर बेहद सख्त सेंसरशिप लगा दी थी, ताकि कोई पत्रकार नुकसान की तस्वीरें ना छाप सके। बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी ड्रोन हमलों और सैन्य नुकसान को लेकर अघोषित पाबंदी थी। कोई भी देश ये नहीं दिखाना चाहता था कि इस लड़ाई का असल मानवीय और आर्थिक मूल्य कितना चुकाना पड़ रहा है। सही कहा। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही भयावह तस्वीर है। एक तरफ देश IMF और विदेशी कर्जे के बोझ तले दबा है, और दूसरी तरफ 2 मोर्चों पर एक खूनी सैन्य अभियान चला रहा है। हर तर्क यही कहता है कि यह देश पतन के कगार पर है। लेकिन यहां से ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कूटनीति का सबसे बड़ा ड्रामा भी बाकी था। बिल्कुल। 8 अप्रैल 2026 पूरी दुनिया सांस रोके खड़ी थी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर था। हाँ, और अमेरिका द्वारा दी गई एक बहुत ही सख्त डेडलाइन खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे थे। हर किसी को लग रहा था कि अब मध्य पूर्व में एक नया और विनाशकारी युद्ध शुरू होने वाला है। और तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे दुनिया ने इस्लामाबाद समझौता कहा। साउथ एशिया जर्नल की रिपोर्ट भी इस घटना के पीछे की कड़ियों को बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ती है। मैं पढ़ रही थी कि जब कतर, ओमान या यूरोपीय देशों जैसे पारंपरिक मध्यस्थ काम नहीं आ रहे थे, तब एक संकटग्रस्त देश ने ये बीड़ा उठाया। लेकिन कैसे? आखिर अमेरिका और ईरान जैसे शक्तिशाली देश एक ऐसे मुल्क की बात क्यों सुनेंगे जो खुद IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा है? ये कोई सामान्य मध्यस्थता नहीं थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने मिलकर एक बेहद खामोश बैक चैनल कूटनीति का इस्तेमाल किया। और उन्होंने किसी बड़े मंच से भाषण नहीं दिया, बल्कि प्रमुख इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए एक डिजिटल डिप्लोमेसी शुरू की। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डिजिटल अपील के पीछे 3 दिन की अथक और गुप्त बातचीत थी। तो पारंपरिक मध्यस्थ इसलिए विफल हो गए क्योंकि उनके पास शायद पैसा था, लेकिन वो दबाव बनाने की क्षमता नहीं थी, जिसे हम लेवरेज कहते हैं। पाकिस्तान के पास एक अनूठा भू राजनीतिक संयोजन है। इस संयोजन को थोड़ा विस्तार से समझाइए, ये कैसे काम करता है? देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ दशकों पुराने सैन्य और खुफिया संबंध है। अमेरिकी सेना को इस क्षेत्र में किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस और लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, और दूसरी तरफ ईरान के साथ पाकिस्तान की एक लंबी भौगोलिक सीमा लगती है, और गहरे सांस्कृतिक संबंध भी हैं। बिल्कुल। ईरान को पता है कि अगर पाकिस्तान अस्थिर होता है या अपनी सीमा से उनके खिलाफ किसी को काम करने देता है, तो उनके लिए 2 मोर्चों पर लड़ना असंभव हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने इसी 2 तरफा निर्भरता का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया। हाँ, ये सिर्फ एक अपील नहीं थी, ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे दोनों पक्ष अपने अपनी मजबूरियों के कारण नकार नहीं सकते थे। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से डेडलाइन को 2 हफ्ते बढ़ाने की अपील की, और साथ ही ईरान से ये आग्रह किया कि वो सद्भावना के तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य को खोल दें, जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। और ये रणनीति काम कर गई। एक इलेक्ट्रॉनिक समझौते के रूप में इस्लामाबाद अकॉर्ड पर सहमति बनी और 2 हफ्ते का ऐतिहासिक सीज फायर हो गया। ये वाकई हैरान करने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के नेतृत्व को इस डबल साइडेड सीज फायर के लिए धन्यवाद दिया। और उधर ईरान के विदेश मंत्री ने भी इस हस्तक्षेप की खुलेआम सराहना की। रातों रात वो घर जिसकी छत टपक रही थी, वो पूरे मोहल्ले का रक्षक बन गया। लेकिन ये पूरी तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। अगर हम इस घटना को थोड़ा पीछे हटकर देखें, तो इस भू राजनीतिक शतरंज में एक खिलाड़ी पूरी तरह गायब था। आप भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, और यहीं से इस गहरी चर्चा का आखिरी और सबसे विचारणीय हिस्सा शुरू होता है। जब पाकिस्तान दुनिया में शांति दूत की ये अहम भूमिका निभा रहा था, तब भारत क्या कर रहा था? द वायर की एक रिपोर्ट इस पर एक बहुत ही तीखा सवाल पूछती है। अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो इस पूरे संकट के दौरान भारत बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये हार्ड पावर बनाम सॉफ्ट पावर की बहस है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे 2 बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण पेश करते हैं।
हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस दोनों नजरियों को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। द वायर की रिपोर्ट मुख्य रूप से भारत की कूटनीतिक चुप्पी पर सवाल उठाती है, हाँ, रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि 2026 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष था, जो कि एक ऐसा मंच है जहां से दुनिया को दिशा दी जा सकती थी। लेकिन भारत ने इस मध्य पूर्व विवाद में मध्यस्थता का कोई भी प्रयास नहीं किया। द वायर की रिपोर्ट में 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है, जो अचानक रुक गया था। और जिसका श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद लिया था। रिपोर्ट का इशारा इस तरफ है कि भारत अपनी कूटनीतिक पहल खो रहा है। उनका मूल तर्क दिलचस्प है। वे याद दिलाते हैं कि 2008 के बाद भारत ने सिर्फ अपने कूटनीतिक कौशल से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया था। उस समय भारत ने अपनी मॉरल अथॉरिटी या नैतिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? वही देश जो कुछ समय पहले तक ग्रे लिस्ट में पड़ा था, वो आज शांतिदूत बनकर उभर रहा है। तो लेख का सुझाव है कि भारत को अपनी पुरानी नैतिक शक्ति की कूटनीति पर वापस लौटना चाहिए। ये एक पक्ष है, लेकिन ब्लूक्राफ्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। हाँ, ब्लूक्राफ्ट की रिपोर्ट भारत की अभूतपूर्व आर्थिक सफलता का जश्न मनाती है। उनके आंकड़ बताते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $676 बिलियन के पार जा चुका है। मतलब जहां एक तरफ पाकिस्तान IMF के सामने कुछ बिलियन डॉलर्स के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम और FDI आसमान छू रहे हैं। और यही बात विश्लेषण को संतुलित करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ताकत को मापने का कोई एक पैमाना नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत ने जानबूझकर इस विवाद से दूरी बनाई रखी? हाँ, क्योंकि मध्य पूर्व की दलदल में फंसने से उसके अपने आर्थिक हित प्रभावित हो सकते थे। भारत ने अपनी ऊर्जा आंतरिक विकास पर केंद्रित की। तो असल में हम यहाँ दो अलग-अलग रणनीतियां देख रहे हैं। एक देश जिसके पास खोने के लिए कोई मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं है, वो कूटनीतिक जोखिम उठा रहा है। और दूसरा देश जो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो बिना किसी विवाद में पड़े शांति से अपनी हार्ड पावर बढ़ा रहा है। ये दर्शाता है कि 2026 के दक्षिण एशिया में कूटनीति और अर्थव्यवस्था एक सीधी रेखा में नहीं चलते। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो 2026 का ये घटनाक्रम सच में हैरान करने वाला है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था और दो मोर्चों पर चल रहे युद्ध के बावजूद कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ा दांव खेला। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समझौते ने सिर्फ अमेरिका और ईरान को ही नहीं बचाया, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़े झटके से बचा लिया। सोचिए, अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हो जाता तो तेल की कीमतें कहाँ जाती? तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? शुरुआत में हमने उस टपकती छत वाले घर की बात की थी। इस समझौते ने दुनिया को 2 हफ्ते की राहत तो दे दी है और पेट्रोल की कीमतों को और बेकाबू होने से फिलहाल रोक लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, और यही वो विचार है जिसके साथ हमें आज की चर्चा खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल। जब ये 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म होगा तो क्या होगा? क्या कोई देश अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था और खूनी गृह युद्ध के साथ लंबे समय तक दुनिया का शांतिदूत बना रह सकता है? या फिर ये ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत सिर्फ एक अस्थायी मरहम है जो बहुत जल्द अपनी घरेलू आग में जलकर राख हो जाएगा? क्या बिना मजबूत नींव के कोई इमारत हमेशा के लिए खड़ी रह सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन जो दक्षिण एशिया के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है।